हेलो स्टूडेंट, कल मैंने 72nd बीपीएससी का स्पेशल करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किया और उसके जस्ट 1 घंटे के बाद बीपीएससी का 72nd का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वो नोटिफिकेशन देख चुके होंगे। अंतिम डेट का इंतजार मत कीजिएगा, फॉर्म फिलअप का डेट जैसे ही स्टार्ट होगा आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। एग्जाम के डेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 26 जुलाई ही है, 26 जुलाई को एग्जाम होगा। अगर कुछ चेंजेस अगर होगा तो हम लोग बताएंगे ही, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगा। ये जो मेरा सीरीज है करंट अफेयर्स का, ये स्पेशल सीरीज है जिसमें मैं स्पेशल 3 टॉपिक को ही डिस्कस करता हूं। वो एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है डिफेंस और तीसरा है स्कीम्स। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स के। जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है इकोनॉमिक्स का। तो वो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के लिए मैं अलग से ही सीरीज लेके आऊंगा। इस वाले सीरीज में हम लोग 3 टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। आज हमारा ये सेकंड सेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्कीम्स। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। कल मैं ऑलरेडी 6 क्वेश्चन करवा चुका था, तो आज हम लोग का स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से। हर दिन मैं 6 से 8 क्वेश्चन लेके आऊंगा। 6 क्वेश्चन का मतलब है 2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक का, 2 क्वेश्चन डिफेंस का और 2 क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड होगा। और मैं फिर से आपको बोल दूं, ये वन लाइनर क्वेश्चंस के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। अगर कोई बच्चा लगता है कि मैं आपको खुश करूं वन लाइनर क्वेश्चन बना के, तो आप ये वीडियो छोड़ दीजिए, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। एग्जाम देने जाओगे, लेंदी लेंदी क्वेश्चन आपको दर्शन होंगे, उस समय आपको लगेगा कि हम तो पढ़ के आए थे वन लाइनर और क्वेश्चन आ गया 3-3 4-4 स्टेटमेंट वाला। सो मेरे जो स्टूडेंट होंगे, मैं उनको उस लेवल तक प्रिपेयर कर चुका रहूंगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो जीएस का स्टैटिक क्यों ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे लंबे क्वेश्चन में उलझना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो 1 घंटा में 50 क्वेश्चन कर देंगे। अरे नहीं, हम 1 घंटा में 20 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन वो 20 क्वेश्चन इतना इफेक्टिव होगा जो उस 20 क्वेश्चन से आप किसी भी टाइप का 100 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। सो हम लोग का जो टारगेट होगा वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन और डेप्थ एनालिसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्कर सोलर प्रोब। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है पार्कर सोलर प्रोब। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पार्कर सोलर प्रोब क्या है। आप लोग कुछ साल पहले आपने सुना होगा 2023 में आदित्य L1 मिशन। तो हमारा जो इसरो है, इसरो ने आदित्य L1 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। और उस आदित्य L1 मिशन का टारगेट क्या था? उसका टारगेट बस इतना था कि जो सन का कोरोना है, मतलब जो सन का आउटर सरफेस है, जो सन में रिएक्शन जो हो रहा है, जो हीट मैकेनिज्म है, सोलर विंड है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाना, उसका ही काम था आदित्य L1 मिशन का। तो ये 2023 में हमारा इसरो ने किया था। लेकिन क्या ये सन के जो बाहरी परत है और सन के अंदर जो हीट मैकेनिज्म है और जो सोलर विंड है, क्या इसका इंफॉर्मेशन सबसे पहले इसरो ने पता लगवाना शुरू किया था? नहीं, सबसे पहले 2018 में ही नासा ने शुरू किया था। और नासा ने जो मिशन शुरू किया था, उस मिशन का ही नाम था पार्कर सोलर प्रोब। तो सर सवाल यह है कि 2018 में अगर ये मिशन लॉन्च हुआ तो ये अभी न्यूज में क्यों है? ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने अपना 24 टाइम्स जो ऑर्बिट का चक्कर लगाना था वो पूरा कर चुका है। और ये सन के एकदम करीब आया है, सन के एकदम करीब आया है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर किया है, इसीलिए ये हमारा अभी न्यूज में है। सो ये नासा का प्रोजेक्ट है। समझ में आ गई बात? तो चलिए जरा हम लोग बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है? द प्राइमरी गोल इज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सन कोरोना। बिल्कुल बात सही है कि ये जो सन का जो स्ट्रक्चर है उसको ही समझने के लिए ही तो आदित्य L1 मिशन था। उसी तरीके से सोलर प्रोब भी वही है, पार्कर सोलर प्रोब भी वही है। सो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। द प्रोब पास्ड विद इन अप्रोक्सीमेटली 6.1 मिलियन किलोमीटर ऑफ द सोलर सरफेस। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। आपको याद होगा जो लैग्रेंजेस पॉइंट होते हैं, हमारे 5 लैग्रेंजेस पॉइंट होते हैं। ये लैग्रेंजेस पॉइंट किसे कहते हैं? ये
वो पॉइंट होता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सन दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना काफी आसान होगा और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए होगा। तो आदित्य में जो L1 है उसका मतलब होता है लैग्रेंजेस 1 पॉइंट। तो टोटल 5 लैग्रेंजेस पॉइंट होते हैं। हो सकता है किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, लैग्रेंजेस पॉइंट किसे कहते हैं? तो वो पॉइंट जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस बाय सन एंड अर्थ आर इक्वल एंड अपोजिट, उसको कहते हैं लैग्रेंजेस पॉइंट। सो ये उसी पॉइंट पे सबसे नजदीक से पास आपका हुआ था। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। द टोटल प्लान्ड मिशन इंक्लूड्स 24 क्लोज्ड ऑर्बिट अराउंड द सन। यस, जिस समय ये न्यूज आया था उससे पहले ऑलरेडी 21 बार ऑर्बिट में अपना ये टास्क पूरा कर चुका था। तो टोटल 24 इसका टास्क था। द टोटल प्लान्ड मिशन इंक्लूड्स 24 क्लोज्ड ऑर्बिट। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नहीं, पहले ही बोला हूं ये नासा का मिशन है, ये यूरोपियन ईसा का स्टेटमेंट नहीं है। सो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, डी इज द करेक्ट आंसर। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितना मैं डिस्कशन करवा रहा हूं, ये डिस्कशन से ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, साथ साथ उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको लगता है कि सर आपके डिस्कशन में किसी भी टाइप में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं अगले सेशन में जरूर उसको इम्प्रूव करूंगा। अब देखिए, जिन किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन भी होगा, उस क्वेश्चन के साथ साथ जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन डेप्थ, ताकि अगर करंट अफेयर्स में कहीं भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर आ जाए और उससे आजू बाजू वाला भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो इसको मैं और ऊपर कर लूं। चलिए, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। देखिए, ये स्टेटमेंट तो मैं पढ़ूंगा ही, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा जीनोम के बारे में। ठीक है, ये जीनोम क्या है? देखिए, ये हमारा बॉडी है। हमारा बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेल। और आप लोग कई बार न्यूज में सुनते होंगे कि डीएनए टेस्ट होगा। तो एक्चुअल में जीनोम क्या है? तो जीनोम जो है सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस है जो सेल के अंदर पाया जाता है। तो अगर हम किसी भी सेल के अंदर जो डीएनए है उसके डीएनए के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शंस को अगर रीड कर ले तो उसको ही बोलते हैं जीनोम एनालिसिस। और जो सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस है उसको ही कहते हैं जीनोम। तो जीनोम कुछ नहीं है, हमारे सेल के अंदर जो डीएनए है, तो कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस विद इन अ सेल इज कॉल्ड जीनोम। तो सर इस जीनोम से फायदा क्या है? इस जीनोम से हम अनुवांशिक रोगों के बारे में पता कर सकते हैं। इस आप देखते होंगे ना, कई बार मूवीज में सुनते होंगे डीएनए टेस्ट। तो डीएनए से पता चल जाता है कि ये इसका बेटा है या फिर नहीं है। हमारा बाल, एक जो हमारा बाल, एक हेयर का जो एक हेयर होता है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये मेरा बेटा है या नहीं है, ये मेरे जेनेटिक में है या नहीं है। तो किससे पता लगाते हैं? डीएनए से। तो ये जो सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ही कहते हैं जीनोम। क्लियर है? मैं फिर से बोलता हूं, हमारे सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है, तो सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस को ही कहते हैं जीनोम कहते हैं। और इस जीनोम एनालिसिस से फायदा इतना ही होता है कि हम जेनेटिक्स के बारे में समझ सकते हैं, जेनेटिक्स डिजीज के बारे में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ही जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसको ही हम बोलते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया जा रहा है। अब सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यही होगा कि हम अनुवांशिक रोगों के बारे में पता कर सकते हैं।
तो सर आखिर हम अनुवांशिक रोगों के बारे में, ये जो जेनेटिक डिजीज होते हैं, सुनते होंगे कि दादा को हार्ट का डिजीज था तो बेटा को भी होगा, उसके बेटा को भी होगा, किसी को चर्म रोग दादा को था तो उसके बेटा को था, इसके बेटा को। तो कहीं ना कहीं ये डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हम इस डीएनए के बारे में एनालिसिस कर लें तो हम जेनेटिक डिजीज के बारे में पता कर सकते हैं। तो जिस डीएनए के बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं उसको ही बोलते हैं हम लोग जीनोम एनालिसिस। समझ में आ चुका होगा जीनोम किसे कहते हैं। तो इससे एक फायदा यही है कि हम जेनेटिक डिजीज के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम एक तरफ हेल्दी पर्सन का जीनोम एनालिसिस करेंगे और एक तरफ जो जो रोगी लोग हैं, जो डिजीज पर्सन है, उनके जीनोम का एनालिसिस करेंगे। तो दोनों के जो जीनोम के डिफरेंसेस होगा, वो डिफरेंसेस ही तो बताएगा कि इनमें ये था और इनमें ये था। अगर हम जो डिफरेंसेस को पता कर लें, उससे क्या होगा, हम मेडिसिन बना सकते हैं और उस मेडिसिन से उस डिजीज को हम वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। उसका आने वाला जो अगला जेनेटिक होगा उसमें वो बीमारी नहीं पाया जाएगा। तो इस जीनोम से यह भी फायदा होगा कि हम अभी के डेट में एडवांस्ड मेडिसिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे जेनेटिक्स डिजीज को वहीं पे रोक सकते हैं। यही फायदा है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का। तो उम्मीद करता हूं कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। सुनते हैं क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? इट वॉज लॉन्च्ड टू कैप्चर द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बाय सीक्वेंसिंग जीनोम्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस एथनिक पॉपुलेशन। मतलब बिल्कुल सही है। मैंने क्या किया, एक तरफ हेल्दी पर्सन और एक तरफ डिजीज वाला पर्सन, दोनों का एनालिसिस करेंगे। उससे ही हमको जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पता चल जाएगा, डिफरेंसेस के बारे में पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सीक्वेंस द 10,000 ह्यूमन जीनोम्स। हाँ बिल्कुल बात सही है। 10,000 ही नहीं, 10,000 से अधिक लोगों का ये परीक्षण किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। द प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये चलाया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है। द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज टू सीक्वेंस अप टू 1 मिलियन जीनोम्स। इनका टारगेट है कि आने वाले समय में हम 10,000 नहीं, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों का जीनोम एनालिसिस करेंगे और जिससे हम एडवांस टाइप के मेडिसिन का प्रोडक्शन कर सकेंगे, ताकि जो जेनेटिक डिजीज हो रहा है उसको हम वहीं पे रोक दें। सो 1, 2 and 3, sorry 1, 2 and 4, so B is the correct answer। ये जितना भी मैं बोला हूं वो यहां पे एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली द टर्म भार्गवस्त्र वाज इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। देखिए मैं आपको पहले बताता हूं, अभी आपने देखा कि इजराइल रसिया के बीच में युद्ध हुआ। अभी हम लोग देखे कि यूएस इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ। इसमें एक चीज आप बहुत देखे होंगे, ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ। आज के डेट में ना ये जो टुटपुड़िया जो ड्रोन होते हैं ना, इनका इतना ज्यादा यूज हो रहा है। बहुत सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है, और एक बार में, एक दिन में कई सारे मिसाइल बनाया जा सकता है। उसको बोलते हैं ड्रोन मिसाइल। छोटा छोटा होगा लेकिन बहुत ही ताकतवर होता है और कम पैसे में ज्यादा बन जाता है ड्रोन मिसाइल। और आज के जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसमें ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। अब इस ड्रोन मिसाइल का कुछ एंटी तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये जो ड्रोन मिसाइल का जो एंटी ड्रोन मिसाइल बनाया गया, किसके द्वारा? तो हमारे इंडिया के डीआरडीओ के द्वारा। कहां पे? पोखरण में इसका परीक्षण हुआ। तो डीआरडीओ के द्वारा पोखरण में इसका परीक्षण हुआ, जो एंटी ड्रोन मिसाइल बनाया गया। तो ये जो भार्गवस्त्र है ये कुछ नहीं है, तो ये एंटी ड्रोन मिसाइल है। कैसा है? एंटी ड्रोन मिसाइल है। और ये फायर एंड फॉरगॉट मिसाइल है।
फायर एंड फॉरगॉट मिसाइल है, इसका मतलब है कि एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो और सो जाओ, ये टारगेट को मार के ही आएगा, उसको ही बोलते हैं फायर एंड फॉरगॉट। और ये एक टाइप का गाइडेड मिसाइल है, मतलब इसको आप बीच में भी गाइड कर सकते हो, इसको आप इसके रास्ते को चेंज कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इंटरकनेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, नहीं, ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इंडियाज फर्स्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन, यस, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये एंटी ड्रोन मिसाइल है। सी क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, नहीं, ये भी स्टेटमेंट अप्रोक्सीमेटली सही है, लेकिन ये यहां पे लिखा हुआ है काउंटर स्वार्म ड्रोन, ये ड्रोन के लिए बनाया गया है। हाइपरसोनिक क्रूज इंटरसेप्टर्स, नहीं, ऐसा ये गलत है, ये गलत है। सो बी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा एक दो बात अब इसमें आप और याद कर सकते हो, अगर हो सकता है कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछे कि इसका रेंज कितना है, तो 6 किलोमीटर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नाग MK2 मिसाइल। देखिए, हमारे इंडिया में डीआरडीओ के द्वारा बहुत सारे मिसाइल डेवलप किए गए हैं, अलग अलग रेंज है, ठीक है ना, पृथ्वी है, आकाश है, तो उसी में से एक कैटेगरी है हमारा नाग मिसाइल, और ये MK2 कुछ नहीं है, तो ये वर्जन है, जो मेन मिसाइल का नाम है वो है नाग मिसाइल, ठीक है। इसके बारे में जरा समझते हैं। तो नाग इट इज ए फोर्थ जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नहीं, ये फोर्थ जनरेशन नहीं है, अभी हम लोग थर्ड जनरेशन पे ही काम कर रहे हैं, तो ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो ये आपका गलत है। डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। इट इज ऑपरेटेड ऑन फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी, हाँ, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। फायर एंड फॉरगेट, एक बार दाग दो, छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 and 3, सो स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। देखिए, यहां पे ना इसके आजू बाजू में जितना भी आपको न्यूज चाहिए, वो सारा न्यूज मैं आपको यहां पे लिखा हुआ हूं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में लिखा हुआ हूं, इस नाग MK2 के बारे में, ये जितना भी इंफॉर्मेशन हो सकता है हम लोग यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर ये PDF चाहिए होगा तो ये PDF को आप देख सकते हैं, आपको फायदा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संचार साथी मोबाइल ऐप, ठीक है, अभी काफी न्यूज में है संचार साथी मोबाइल ऐप। तो ये संचार साथी मोबाइल ऐप क्या है, देखिए, सिंपल सी बात है, हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, उस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में ही डॉट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, किसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, किसके अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसको ही शॉर्ट में बोलते हैं डॉट। तो ये डॉट के द्वारा डेवलप किया गया है संचार साथी मिशन ऐप है। एक्चुअल में क्या है, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये कम्युनिकेशन सिक्योर होना चाहिए, तो ये कम्युनिकेशन हमारा सिक्योर रहे और किसी भी टाइप का साइबर फ्रॉड ना हो जाए, इसके लिए ही एक ऐप डेवलप किया गया है जिसको बोला गया है संचार साथी मोबाइल ऐप। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ दो बात पे कंसंट्रेट करें, तो जो आपका कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को सिक्योर करे, और ये जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, इस साइबर क्राइम को जितना ज्यादा हो सके हम कंप्रेस कर दें, रोक दें, उसके लिए ही बनाया गया है संचार साथी मोबाइल ऐप। तो थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नहीं, अरे यहाँ पे सिविल एविएशन का, ये इंडिगो का मैटर थोड़ी है, ये एयर इंडिया का मैटर तो है नहीं ना। सो ये तो टेलीकम्युनिकेशन का मैटर है, डॉट का मैटर है, किसको बोलते हैं, इसको हम लोग डॉट बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सो ये स्टेटमेंट गलत है। द ऐप एम्स टू इंश्योर हैसल फ्री वीजा सर्विस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर, नो,
ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए, कम्युनिकेशन को हैजल फ्री करने के लिए, है ना, साइबर क्राइम को रोकने के लिए, उसके लिए है संचार साथी मोबाइल ऐप। सो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो नाइदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वामित्व स्कीम। देखिए ये स्वामित्व में जो एस भी है, इसका मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेज, सर्वे ऑफ विलेज। और ये जो एम है, इस एम का मतलब होता है मैपिंग। क्या होता है? मैपिंग। ये फिर से ये विलेज एरियाज होते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये स्वामित्व एक्चुअली में है क्या? तो स्वामित्व का मतलब होता है जो हमारे गांव हैं, विलेजेज हैं, उनका सर्वे करना, उनका मैपिंग करना। इसके लिए ही एक स्कीम आया है, उसको बोलते हैं स्वामित्व। क्या बोलते हैं इसको? स्वामित्व बोलते हैं। थोड़ा सा इसको मैं स्टेटमेंट पढ़ते जाता हूं और मैं आपको बताते जाता हूँ स्टेटमेंट वाइज। इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। अभी हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये सेंट्रल सेक्टर हमारा स्कीम है। It was launched on April 24, 2020 on the occasion of नेशनल पंचायती राज डे। हाँ, मैंने बोला ना कि ये विलेज से रिलेटेड है, विलेज का सर्वे और विलेज का मैपिंग से रिलेटेड है। इसीलिए ही नेशनल पंचायती राज डे, राष्ट्रीय पंचायती राज डे के दिन, जिसको हम अप्रैल 24 बोलते हैं, इस दिन ही इसका इनॉग्रेशन, इस स्कीम का इनॉग्रेशन किया गया था। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। Its objective is to conduct survey and mapping of village in rural area using advanced technology। तो यहां पे जो लिखा हुआ है टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो टेक्नोलॉजी की मदद से, एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम विलेज का सर्वे करेंगे और विलेज का मैपिंग करेंगे। उसके लिए ही जो स्कीम आया है उसको बोलते हैं स्वामित्व। तो ये जो स्वामित्व है, तो आप याद रखिएगा, स्वामित्व का मतलब होता है विलेज एरिया का सर्वे करना और उसका मैपिंग करना। इसके लिए जो स्कीम दिया गया है, लाया गया है, उसको ही बोलते हैं स्वामित्व। पंचायती राज डे जो अप्रैल 24 को हम लोग मनाते हैं हर साल, उसी दिन ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने दिया। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? सही है। The Ministry of Rural Development is the nodal ministry for the implementation of this scheme। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं, ये इसका नोडल एजेंसी नहीं। जब सामने यहाँ पे पंचायती राज है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये इसका मिनिस्ट्री नहीं है। सो 1, 2 एंड 3 ये तीनों आपका क्या है? करेक्ट होगा। सो 1, 2 एंड 3 ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स, हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना स्वामित्व आपके एग्जाम में आ जाए। तो स्वामित्व का जो फुल फॉर्म है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, जो कि मैं आपको हर वर्ड्स का मतलब ऑलरेडी में समझा चुका था। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम to property owner in over 46,000 villages in 200 districts across 10 states and 2 union territory through video conferencing। तो इसका काम क्या है? अच्छा, एक चीज और जो आप देखे थे, मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। सो पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये अलग मिनिस्ट्री ही बनाया गया था। पहले ये रूरल में था, लेकिन पंचायती राज मिनिस्ट्री अब ये अलग से बना दिया गया है। सो उसके अंदर में ये है स्वामित्व। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। और करंट अफेयर से रिलेटेड आजू बाजू में भी जितने भी टॉपिक हैं या फिर उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दिया हूं। किसी भी टाइप का इंप्रूवमेंट करवाना हो, या फिर लगता है अभी मैं 6 क्वेश्चन ले रहा हूं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर इसके जगह ही मैं 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आता, तो मैं क्वेश्चन लेके आता व्हाट इज स्वामित्व, ये स्कीम है, ये मिसाइल है, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ये थोड़ा सा लेंदी है, उसके लिए डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते हो।
तो इसमें समय लगता है, इसीलिए हम 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन वो हेल्दी क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेटमेंट है, तो अगर मैं 6 क्वेश्चन लिया हूं तो कहीं ना कहीं हम 18-19 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और उसके आसपास के जितने भी टॉपिक है वो भी हम लोग कवर किए हैं। सो ये आपको बेनिफिट देगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में फिर से इस करंट अफेयर्स के टॉपिक में, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्कीम्स। इससे साथ साथ मैं अलग से एक टॉपिक सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें हम लोग करंट इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं 72nd बीपीएससी के लिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू।